हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 27 मार्च 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं तो हम मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। और उससे पहले 27 मार्च को आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, 1962 से ये स्टार्ट हुआ था। और अगर हम इंडिया में बात करें थिएटर्स फॉर्म्स की, जो ट्रेडिशनल थिएटर्स होते हैं इंडिया में, तो वो जैसे दशावतारा है। तो दशावतारा इज़ द मोस्ट डेवलप्ड थिएटर फॉर्म ऑफ कोंकण एंड गोवा रीजन। इसके अलावा भाववी है, इट इज़ ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम गुजरात। और सेंटर जो कच्छ में और काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात में, वहाँ पे ये ज़्यादा मेनली होता है। और डिवोशनल और रोमांटिक सेंटिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। मार्च जो है, इट इज़ द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश एंड मार्च इज़ यूज्ड फॉर द स्टेज इटसेल्फ एज फॉर द प्ले। तो ये भी एक प्रोमिनेंस, मतलब डायलॉग होते हैं यहाँ पे, थिएटर फ्रॉम सॉन्ग्स आर गिवन प्रोमिनेंस। एंड भावना जो है, ये प्रेजेंटेशन इसकी है भावना। इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकिया नाट। ठीक है, जो अनकिया नाट है असम का है। और ये भी जो बंगाल, उड़ीसा, मथुरा, वृंदावन के जो ग्लिम्पसेस हैं असम के, ये सब भावना कल्चर में दिखते हैं। ठीक है। देन मुडियट्टू जो है, ये फोक होता है, फोक थिएटर फॉर्म ऑफ केरला, इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। एंड ये जो है काली टेम्पल्स केरला में परफॉर्म किया जाता है। एंड नेक्स्ट है तेरुकोट्टू। तो तेरिकोट्टू इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक ड्रामा इन तमिलनाडु, लिटरली मीन्स स्ट्रीट प्ले। तो ये कुछ फॉर्म है। इसके अलावा भांत पाथिर भी है। ठीक है, ये कश्मीर में होता है एज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, सटायर विद पैरोडी आर प्रेफर्ड फॉर इंड्यूसिंग लाफ्टर। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे नौटंकी और कुछ और भी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे। द नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, मोदी हसीना इनवोक हिस्ट्री टू अनवेल रोड मैप फॉर इंडिया बांग्लादेश फ्यूचर। तो मार्किंग 50 ईयर्स ऑफ 1970 वॉर ऑफ लिबरेशन। तो इसको इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ था, इसके 50 साल हो गए हैं। और बांग्लादेश जो है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहता है। और विजय दिवस भी सेलिब्रेट किया करता है 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को बांग्लादेश में क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। और अभी यहाँ पे 50 साल क्योंकि इसके पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे जो इनके फाउंडिंग फादर हैं, नेशन फाउंडिंग फादर मुजीबुर रहमान, तो उनकी भी सेंटेनरी है, 100 बर्थ एनिवर्सरी है। इसके अलावा 50 साल इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक टाइज को भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन होंगे। एंड यहाँ पे देख लेते हैं एक बार मैप के थ्रू, हम देखते हैं कि बांग्लादेश की लोकेशन और मतलब क्या क्या है ना, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे ये है बांग्लादेश। और जो हमारे मॉडर्न मतलब जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो उनसे बाउंड्रीज़ की होती है, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। और यहाँ पे मतलब अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की, तो हम एक पहली कंट्री थे। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, है ना। इमीडिएटली जैसे ही उनको इंडिपेंडेंस मिली, तुरंत ही हमने 1971 में ही क्या कर लिए थे, बांग्लादेश के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टार्ट कर दिए थे। तो हम मल्टीपल डायमेंशन की यहाँ पे बात करेंगे, चाहे वो डिफेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो, डिफेंस के बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर जो हमारे उनके साथ कॉपरेशन है जो रिवर्स पे है। ठीक है, रिवर्स, या फिर इकोनॉमिक सेगमेंट में। तो अगर हम डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, आर्मी की। मैं ब्रीफ आपको दे देती हूँ ताकि हमें मतलब कल भी जब हम इसके बारे में डिस्कस करें तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रहें। तो संप्रीति इस एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, संप्रीति एक्सरसाइज होती है। एंड जो आर्मी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, ये भी डिफरेंस है। मतलब संप्रीति एक्सरसाइज में भी ये आर्मी एक्सरसाइज होती है दोनों ही कंट्री के बीच में। और जो एक मिलन होती है। ठीक है, मिलन एक्सरसाइज, तो ये नेवी के बीच में होती है दोनों की, तो दोनों ही कंट्री में होती है। दूसरा, हम अगर डिफेंस के बाद बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारी सबसे ज़्यादा 4096 समथिंग किलोमीटर का जो है बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स विद एनी ऑफ इट्स नेबर्स। ठीक है, तो वी शुड मस्ट रिमेंबर दिस कि बांग्लादेश के साथ इतनी लैंड बाउंड्री जो अग्रीमेंट है, ये भी एक हुआ था, LBA जिसे बोला गया था। LBA ये फोर्स में आया था 2015 से ही।
अब अगर हम बात करें कोऑपरेशन ऑफ रिवर्स की, तो 54 कॉमन रिवर्स हम दोनों के ही बीच में है, और इसके लिए जॉइंट रिवर कमीशन भी 1972 में सेटअप किया गया था। ठीक है, वो बात अलग है कि कुछ कंटेंशन के इशू हैं जैसे तीस्ता वाटर रिवर्स को लेके, लेकिन अब 54 कॉमन रिवर्स हम दोनों के बीच में। इसके अलावा इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का बांग्लादेश, साउथ एशिया में बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। ठीक है, एंड इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्होंने बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट किया था, और बांग्लादेश ने हमारा जो इनिशिएटिव था कि ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस हम दे रहे हैं बांग्लादेश को अंडर एक, आपने सुना होगा, साफ्टा। ठीक है, साफ्टा था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो 2011 से इम्प्लीमेंटेड है, तो इसके थ्रू हमको ड्यूटी फ्री कोटा हम बांग्लादेश को देते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें बांग्लादेश के साथ, तो यहाँ पे दोनों ही कंट्री ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था। मतलब एक यही बोला जाता है कि बांग्लादेश के साथ मतलब और अच्छी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो जाए तो हम बहुत डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा इशू है अभी, क्योंकि पूरी तरीके से रोड रेलवे प्रोजेक्ट ये सब नहीं हो रहे थे, है ना। तो ये जो कनेक्टिविटी की बात है, तो जॉइंटली इनॉग्रेट करेंगे रेलवे लिंक, तो हल्दीबारी है इंडिया में एंड चीलाहाटी है बांग्लादेश में। ठीक है, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी, एक रेलवे लिंक बन जाएगा। इसके अलावा इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड भी था बीच में, और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, तो BBIN हम काफ़ी बार मतलब पढ़ते रहते हैं इसको, BBIN है ना, जो क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर भी हैं, तो बांग्लादेश अभी इंपोर्ट करता है 1160 मेगावाट पावर फ्रॉम इंडिया। एंड इसके अलावा जैसे अभी बहुत सारे मतलब मल्टीलेटरल फोरम्स में हमारी पार्टनरशिप है, जैसे बांग्लादेश का हमें UNSC में सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा, है ना। इसके अलावा कोविड-19 जब पैंडमिक आया था, तो हमने उनको 9 मिलियन जो डोजेज़ है वो दी थी, कुछ 2 मिलियन समथिंग हमने उनको फ्री में दी थी, है ना, गिफ्ट के थ्रू, और बाकी की सारी मतलब ऐसे ही हमें कमर्शियल बेसिस पे दी। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं हमारी साइड से। और बाकी यहाँ पे ये चट्टोग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये चट्टोग्राम जो है, ठीक है, चट्टोग्राम पोर्ट और मोंगला पोर्ट है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ही मतलब इसको यूज़ करने देंगे किसके लिए, गुड्स एंड, मतलब जो गुड्स का मूवमेंट होता है बांग्लादेश से इंडिया में, इंडिया से बांग्लादेश में, तो यहाँ पे ये होगा। एंड फेनी रिवर का जो है यूज़ त्रिपुरा में, फेनी रिवर है, तो त्रिपुरा में वाटर सप्लाई फेनी रिवर से होगी, है ना। तो ये सारे हम मतलब एग्रीमेंट कुछ हम दोनों कंट्री के बीच में कॉपरेशन वाले हैं। इसके अलावा जो कंसर्न है वो मेनली किस चीज़ों पे है, जो इमर्जिंग डिस्प्यूट है मेनली वाटर शेयरिंग को लेके, और जो बाकी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेके, ठीक है, और इसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्योंकि बांग्लादेश चाइना का इसमें पार्टनर है, ठीक है, OBOR जिसका नाम था, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, तो इसका बांग्लादेश पार्टनर है, जबकि हमने इसको साइन नहीं किया है। और सिक्योरिटी सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश एक मेजर रिसिपेंट है चाइनीज़ मिलिट्री का, ठीक है, चाइनीज़ मिलिट्री के, मिलिट्री नहीं मतलब इन्वेंट्री का, है ना, सबमरीन्स वगैरह सब कुछ ये इंपोर्ट करता है चाइना से। तो ये कुछ इमर्जिंग इशू हम दोनों के बीच में हो सकते हैं। देन और भी कुछ न्यूज़ में थे, जैसे रेड सी की लोकेशन हम देख लेते हैं, मेडिटेरियन सी की जो वर्ड में, तो ये है रेड सी, ठीक है, और मेडिटेरियन सी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कौन कौन सी कंट्री मतलब इनसे बॉर्डर करती हैं, वो सब जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेड सी को क्या बोलते हैं, इरिथेरियन सी इज अ सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशियन लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, द कनेक्शन टू द ओशियन इन द साउथ थ्रू बाबिल मंदब स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ एडन। तो बाबिल मंदब स्ट्रेट भी आई होप आपने देखी होगी, यहाँ पे यहाँ पे है, ठीक है, बाबिल मंदब, ये गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पे बाबिल मंदब है। अभी नेट नहीं चल रहा है इसलिए ये नहीं दिख पाएगा आपको, ठीक है, बट इतना हम देख सकते हैं, गल्फ ऑफ एडन, बाबिल मंदब, तो ये है। और इसके नॉर्थ में सिनाई पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ अकाबा है, एंड गल्फ ऑफ सुएज है लीडिंग टू द सुएज कैनाल, एंड सी इज अंडरलाइन बाय द रेड सी रिफ्ट विच इज पार्ट ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली। देन अगर सैलिनिटी बताएं तो ये वर्ल्ड की एवरेज मतलब काफ़ी ग्रेटर है देन द वर्ल्ड एवरेज 4%। और बाकी यही है कि यहाँ पे
मतलब सैलिनिटी क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ सिग्निफिकेंट रिवर्स और स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द सी, लिमिटेड कनेक्शन है इंडियन ओशन से विच हैज़ लोअर वाटर सैलिनिटी, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। द 6 कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी प्रॉपर, सऊदी अरेबिया, यमन, और वेस्टर्न शोर की अगर हम बात करें तो इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया एंड जिबूती, है ना, ये सब दिख रहे हैं ना रेड सी में, ये इरित्रिया, जिबूती, है ना, और ये सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ये दोनों ही काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मेडिटेरियन सी इज़ अ सी कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन, सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन बेसिन एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय लैंड एंड सदर्न यूरोप। नॉर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे एनाटोलिया है ऑन द साउथ बाय नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑन द ईस्ट बाय लेवांट। द सी इज समटाइम्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, का भी पार्ट इस सी को बोला जाता है। और यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ हैं, अल्बेनिया, मतलब टोटल 21 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ पे। देन ताइवान भी न्यूज़ में था अभी। ताइवान का क्या था कि एक यहाँ पे बासी स्ट्रेट है, ठीक है। मैं एक बार नेट ऑन करती हूँ इसमें। बासी स्ट्रेट है ताइवान में, और जो ये बासी चैनल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिलिट्री चैनल ये है, मतलब मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पैसेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मतलब कल में ही कि जो चाइना के जो एयरफोर्स है, मतलब एयरप्लेन्स काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे आए, यहाँ से ताइवान में आए, ठीक है। ये ताइवान वाला पार्ट है, और ताइवान स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है। एंड तो अब हम बाकी की न्यूज़ देख लेते हैं। ये कुछ जो बांग्लादेश में हार्ड लाइनर्स थे, जो मतलब अपोज कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश में, तो इनके बीच में क्लैशेस भी हुआ चिटगोंग के पास में। हाफिज़ इस्लाम आउटफिट दैट हैज़ बीन अपोजिंग टाइज विद इंडिया वर किल्ड एंड एटलीस्ट 60 अदर इंजर्ड इन ढाका ड्यूरिंग क्लैशेस फ्राइडे बिटवीन द पुलिस एंड प्रोटेस्टर अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2-day विजिट टू बांग्लादेश, ठीक है। देन यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है हाई स्टेक शेयर्ड वैल्यूज़, तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन से ही रिलेटेड है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, तो यहाँ पे बस जो मेन है इसकी थीम ये बता देते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव मच टू गेन फ्रॉम वेल स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, कि हमारे बीच में अब आने वाले टाइम में जो बांग्लादेश है इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट विद इंडिया टिल 2025, ठीक है। तो ये मतलब IMF की जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन था, तो उसमें ये बोला गया है कि पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का इंडिया की तरह ही रहने वाला है आने आने वाले टाइम में। एंड हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है बांग्लादेश से। 2-3 आर्टिकल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से क्या सीख सकते हैं। तो बांग्लादेश के 26 मार्च को आज क्या है, 50th, कल मतलब 58th ऑफ इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो वो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, कि क्या क्या 3 चीज़ें हैं वो। देन यहाँ पे बोला गया कि जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, फादर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश, तो ये पाकिस्तान से मतलब जब इन्होंने रिटर्न किया था वया लंदन एंड दिल्ली जनवरी 10 1932, ही कुड नॉट स्टॉप हिज टीयर्स एंड हाउ कुड ही, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री नेशन जो था वो आया था इनके मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस के बाद। एंड only fitting that Prime Minister Narendra Modi of India will be visiting Muzibur resting place in तुंगीपुरा। तो यहाँ पे इनके जो तुंगीपुरा एक रेस्टिंग प्लेस था इनका, तो यहाँ पे भी विजिट करेंगे गोपालगंज में आज 27 मार्च को। द विजिट इज meant not only to pay respect to the man whose unfettered commitment to his people culminated in the birth of a sovereign nation, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है ना, जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ है उसके बारे में भी मतलब यहाँ पे इस ये विज़िट दिखाती है, शो करती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है यहाँ पे मुजीब मौसोलियम में भी जाएंगे। एक मौसोलियम मतलब ये एक टाइप ऑफ टाउन टोम्ब टाइप का होता है ना, तो वहाँ पे जाएंगे। विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रीमियर टू एवर विजिट द बर्थ प्लेस ऑफ बांग्लादेश फाइनेस्ट सन। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बायलैटरल टॉक्स वगैरह प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की शेख हसीना इनके साथ होंगे, एंड द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मुजीब एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द रूलिंग बांग्लादेश अवामी लीग, सो टेक दिस स्पेशल फ्रेंडशिप बिटवीन द टू नेशन फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो यूनिक बायलैटरल बॉन्ड है, ये
हमेशा ऐसे नहीं रहा है, मतलब इतना स्मूथली नहीं थे, स्मूथली हमारे जो रिलेशंस थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब जो बंग बंधु का असैसिनेशन हो गया था उनकी फैमिली के साथ 15 अगस्त 1975 को, तो तब से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन थोड़ा डिटेरिएट होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री रूल, इस्लामाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एरिना, ये सब हो गया था। मतलब बांग्लादेश नेशनलिज्म की जगह वहाँ पे थोड़ा क्या हो गया था, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को और ज़्यादा वो करना हो गया था, मुस्लिमलाइजेशन, जैसे कल वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था। सो द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री रूल और एंटी इंडियन पॉलिटिकल एंड इस्लामिक फोर्सेस एट द कोर ऑफ द बांग्लादेशी पॉलिटिकल स्पेस आफ्टर 1975। तो यहाँ पे हमारे मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल अलाई हमको इन्होंने देखना बंद कर दिया, और एक जो ये पेरिलस रिलेशनशिप थी वो और ज़्यादा बढ़ी जब यहाँ पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आ गई थी, बीएनपी, है ना। और यहाँ पे जो जमाते इस्लामी अलायंस था ये भी फॉर्म हुआ था गवर्नमेंट बिटवीन 2001 एंड 2006 में। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जो इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ थी हमारे जो उत्तर पूर्वी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो ये इन्होंने स्टार्ट की थी। इसके अलावा अभी हम बात करें जो प्राइम मिनिस्टर हसीना है, शेख हसीना, तो 12 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट रिजीन, इन्होंने मतलब एक तरीके से इनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिक टाइज को इन्होंने रिस्टोर किया बांग्लादेश और इंडिया के जैसे बहुत पहले थे, और इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं, क्योंकि इन्होंने ये कमिटेड हैं, जो इंडिया बोलता है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी अपनाएंगे अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। सो हसीना हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुल इन ओवरसीइंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। एक मेच्योर पॉलिसी इनकी है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और जो सोशल सिक्योरिटी उसका एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा किया है। इसके अलावा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन किया है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको क्रेडिट इसके लिए दिया जाना चाहिए। देन 26 और 27 की जो ये मिलिट्री होगी, एक्सपेक्टेशंस जो होंगी एज इट हैपन्स टू कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी इनिशिएटिव दैट हैज़ फॉलोड बांग्लादेश टू मतलब अभी यहाँ पे हमने एस्ट्राजेना जो एक्स्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है तो वो भी यहाँ पे इनको दी है ना। तो ये सब है कि हमारी दोनों के बीच में 2 डे विजिट, काफ़ी सारे जो सीरियस हेडवे आने वाले टाइम में होंगे, पेंडिंग इशू हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो ये है। देन जेंडर क्राइसिस यहाँ पे बोला गया, मेनली जो पेंडेमिक था उस वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए मतलब बहुत हार्डली हिट किया महिलाओं के लिए, एंड गवर्नमेंट को यहाँ पे अर्जेंटली अटेंशन देनी चाहिए। कोविड पैंडेमिक्स रोल इन एम्पलीफाइंग जेंडर इक्वलिटी हैज़ एग्जिबरेटेड वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज। इसका मतलब आप बता सकते हो एग्जिबरेटेड मतलब क्या होता है। एंड वुमेन आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द वर्क फोर्स एट एन अलार्मिंग रेट, है ना। तो बहुत सारी जो रिपोर्ट्स थी, स्पेशल सीरीज थी रिपोर्ट्स की, या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे था, तो उसमें न्यूज़पेपर में ये सब हाईलाइट किया गया था कि जो वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। पैंडमिक में वो कितना हो गया है वुमेन का 11% बिटवीन मिड 2018 एंड अर्ली 2020 में 9% हो गया, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, CMIE का ये डेटा था, तो इसके अकॉर्डिंग ये था। एंड नवंबर 2020 तक, 2020 में नवंबर 2020 तक 49% जो जॉब लॉसेस हुआ था वो किसका हुआ था, महिलाओं का ही हुआ था। ठीक है, 49% जॉब लॉस्ट किसकी थी, महिलाओं की, हु वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन फ्यूअर मेंबर्स इन द वर्कफोर्स। तो ये सब है। अर्बन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में लेवल मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, एंड द डिवेस्टेशन of services sector and textile industry which tend to employ more women has bettered urban women incomes। तो यहाँ पे भी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में भी कम पार्टिसिपेट किया। तो ये सारी चीज़ें बताती है। और मतलब एक बहुत बड़ा एक कल्चर नोशन सेट हो गया है कि जो वुमेन है मतलब उनके लिए वर्क प्लेस जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता है उनको कि वो जाएं। इंडियन सोसाइटी हैज़ लार्जली चूजन टू इंसेंटिवाइज मेल अर्निंग्स एंड वेल्थ एट द एक्सपेंस ऑफ वुमेन्स लेबर। तो ये सब है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिम इम्प्लीकेशंस जो हैं जेंडर इक्विटी के इंडिया में हैं, स्पेशली ऑन वुमेन्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके एजुकेशन ऑटोनॉमी में। और ये सारे वुमेन के अगर बात करें तो अभी भी हायर एजुकेशन में बहुत ही कम नंबर है। और पैंडमिक थ्रेटन्स टू अंडो द गेन्स बट फॉर इंडिया नॉट वेस्ट इस जेंडर डिविडेंड। हमको जेंडर डिविडेंड का यूज़ करना चाहिए, उसका मतलब बेनिफिट लेना चाहिए। इट नीड्स टू इनेबल मोर वुमेन टू ट्रांजिशन फ्रॉम द होम टू द वर्क प्लेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर को अर्जेंटली ये अटेंशन देनी चाहिए कि इस क्राइसिस से जल्दी बाहर आएँ। यस, दिस इज़ आर्ट। तो यहाँ पे NFTs आर एक्सपेंडिंग डेफिनेशन ऑफ आर्ट, हेल्पिंग
आर्टिस्ट सर्कमवेट ट्रेडिशनल गेट कीपर्स। तो यहाँ पे NFT क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये अभी क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ जब न्यूज़ में रहती है तो तभी ये लोग आते हैं। अभी लास्ट वीक यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यू वीक्स हैव मेड नॉट जस्ट क्रिएटिव कम्युनिटीज बट पीपल अराउंड द ग्लोब स्क्रैच देयर हेड्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आर्ट 20। अभी देखो यहाँ पे भी एक न्यूज़ आई थी, लेट मी शो यू, कहाँ है, हाउ टू फ्रेंड्स मेड आर्ट हिस्ट्री बाइंग अ 70 मिलियन डिजिटल वर्क, ठीक है, $70 मिलियन डिजिटल वर्क। तो विग्नेश सुंदर सेन एंड आनंद वेंकटेश्वरन, ठीक है, ये चेन्नई में ही मिले थे। और यहाँ पे इन दोनों ने ही क्या किया था, वो हैविली इन्वेस्टमेंट की थी न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल कलेक्टेबल विथ अनवाइडली नेम ऑफ नॉन फंजेबल टोकन्स और NFT। अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी नोन एज द ब्लॉकचेन। These digital items function as exclusively certificate of authenticity, making it possible to turn easily copied digital into unique collectibles, sometimes once worth tens of millions of dollars। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, क्योंकि $70 मिलियन डिजिटल वर्क इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे हुआ है। तो अब यहाँ पे NFT होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। NFT जैसे हम जैसे क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी सारी, जैसे बिटकॉइन आता है, या फिर एक वन ऑफ द करेंसी इज़ ईथर होती है। तो अब एक ईथर की वैल्यू इक्विवेलेंट है एक US डॉलर के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब ईथर जो है ये रेगुलेट होता है, मतलब इसका कोई एक ओनर नहीं है, या फिर बिटकॉइन का कोई एक ओनर नहीं है। वो मतलब हमको पता थोड़ी ना कि किसका है क्या है। कोई भी मतलब बन सकता है, कोई भी उसको सर्कुलेट कर सकता है, फिर कोई भी उसका बायर बन सकता है, कोई भी सेलर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ये NFT है, दैट इज नॉन फंजेबल टोकन्स। इट्स अ काइंड ऑफ क्रिप्टो टोकन दैट इज कनेक्टेड टू डिजिटल एसेट, जैसे लॉन्ग फाइल इसमें होंगी, डिजिटल आर्ट होंगे, रॉयल्टीज होंगी। तो ये आर्टिस्ट को हेल्प करेगा, उनके जो आर्ट है, जो भी आर्ट जिनको मतलब ये जो कला प्रिय लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा आर्ट लवर्स हैं, तो उनमें डायरेक्टली वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। और फंजेबल आइटम्स कैन बी एक्सचेंज बिकॉज दे आर डिफाइंड बाय देयर वैल्यू रेदर देन देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो टोकनाइज मतलब कर सकते हैं आर्ट कलेक्टिबल्स और इवन जो रियल एस्टेट है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे केवल एक ऑफिशियल ओनर इसका होगा, सेम मतलब एक टाइम पे एक ही ऑफिशियल ओनर होगा, और ये सिक्योर्ड होंगे बाय रिकॉर्ड्स इन डिजिटल लीडर्स नोन एज ब्लॉक चेंज। तो यहाँ पे कोई भी नो वन कैन मॉडिफाई द रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप और कॉपी पेस्ट अ न्यू NFT इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है। अभी जैसे एक मैं वैसे जस्ट एन बेसिक एग्जांपल दूँ, जैसे अब जैसे बीच में बहुत ज़्यादा वो टिकटॉक चलाता है ना, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो बना बना के और एक तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर लिया। अब वो लोगों में टैलेंट था, लेकिन वो टैलेंट बाहर आके फिर वो कुछ लोग वहाँ से बॉलीवुड में चले गए, ठीक है। लेकिन बॉलीवुड में तो कुछ लिमिटेशन है ना, आपको पहले बहुत सारी छोटे छोटे जगहों पे पहले आपको स्टेज परफॉर्मेंस देनी होगी, उसके बाद ही आप यहाँ फाइनल कहीं जा पाओगे, सेलिब्रिटी बन पाओगे। लेकिन एक तरीके से इसने तो अपने आप ही जो ट्रेडिशनल फॉर्म था एक सेलेक्ट होने का, वो चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म था कि आर्ट, कुछ गेट कीपर्स थे जो सेलेक्ट करते थे कि हाँ इन वाले लोगों को आगे आ सकते हैं, ये अपनी आर्ट्स यहाँ से बेचेंगे, यहाँ से सेल कर सकते हैं, और अगर ये सेलेक्ट हुए तभी ये दिखा पाएंगे, उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो ये सबको एक तरीके से इनको सफाया कर दिया है गेट कीपर्स का, ठीक है, ये NFT के थ्रू। तो यही है, आर्टिस्ट कैन यूज द डिसेंट्रलाइज्ड एंड यूनिक नेचर ऑफ ब्लॉक चेन टू क्रिएट न्यू मॉडल्स फॉर हाउ आर्ट इज बोथ प्रोड्यूस्ड एंड एक्वायर्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, शिफ्ट है, जो मतलब बिग कलेक्टर्स हैं, डीलर्स हैं, आर्टिस्ट कटिंग आउट जो मीडिएटर्स हैं हु टेक लार्ज कट्स ऑफ द प्रॉफिट, है ना, तो उसको हटा देते हैं। तो आर्टिस्ट हैव ऑलरेडी मेड थाउजेंड ऑफ इवन मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय सेलिंग देयर वर्क ऑन NFT। तो बहुत सारा इन्होंने ऑलरेडी कमा लिया। NFT प्लेटफॉर्म जैसे हैं फाउंडेशन, सुपर रेयर, मार्केट प्लेसेज। सो दीज आर्टिस्ट हु हैव बीन मेकिंग वर्क डिजिटली फॉर ईयर्स बिलीव दैट देयर वर्क इज गेटिंग कंपनसेटेड। तो एटलीस्ट इनको ऐसा लग रहा है कि जो काम कर रहे हैं वो उसके बदले में उनको कुछ कंपनसेशन मिल रहा है। एंड NFT सेलिब्रेट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि यहाँ पे कोई भी मतलब एक तरीके से उनका जो
सेल कर रहे हैं उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। द क्रिएटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट सच एज फोटोग्राफ और आर्टिकल पेंटिंग और कैनवस, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नाउ इज अबाउट हाउ द इंडियन आर्ट एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये केवल यही था कि जो रिप्रेजेंट होगा या फिर एग्जिबिट करेगा या जिसका प्रमोशन होगा विल डील विद दिस डेवलपमेंट, विल दिस गेट कीपर अडेप्ट और गेट वॉच्ड अवे। तो क्या ये चले जाएंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। और मतलब ये काफ़ी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि इन सारे लोगों को बेनिफिट हुआ था इससे। अभी मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि क्या था। देन और नेट ज़ीरो प्रोसीड विद केयर। तो यहाँ पे अभी जो एक सबमिट होने वाली है यूएनएफसीसी की, तो उससे रिलेटेड भी है कि इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कल भी एक आर्टिकल था इसी से रिलेटेड। पहले तो यहाँ पे मतलब जो नेट ज़ीरो होता क्या है, ठीक है। नेट ज़ीरो इमिशन मतलब होता है कि इट रेफर्स टू एक्टिविटी एंड मतलब ओवरऑल बैलेंस करना, किसमें, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में ओवरऑल बैलेंस करना, उनका जो इमिशंस है उसको रिड्यूस करना, है ना। इसके अलावा जो मतलब जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रीन हाउस इमिशन उसको रिड्यूस करना। देन गैसेस मतलब जो भी इमिशन एटमॉस्फेयर में है उसको टेकन आउट उसको करना। तो एक तरीके से दो तरीके से ये हो सकता है। एक तो जैसे क्या, जो ह्यूमन कॉज्ड जो इमिशंस है ना। ह्यूमन कॉज्ड इमिशन मतलब जो कि फैक्ट्री से आता है, हमें फैक्ट्री से क्या होता है पोल्यूशन मतलब जनरेट होता है ना। देन इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल मतलब जो फॉसिल फ्यूल है व्हीकल्स का, तो उससे जनरेटेड है। या फिर जो ऑलरेडी जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो जीएसटी है ग्रीन हाउस गैसेस है मतलब जो जो भी है, तो उसको बैलेंस करना कि हम क्या करें, उसके ही इक्विवेलेंट कार्बन रिमूवल करें। कार्बन रिमूवल कैसे कर सकते हैं हम, या तो फिर फॉरेस्टेशन करके, है ना, बहुत सारे मतलब हम पेड़ लगा दें कहीं पे। तो एक तरीके से ये अप्रोच इसमें होती है नेट ज़ीरो इमिशन के अंतर्गत, ठीक है। अभी ये जैसे भूटान है, भूटान इज़ वन ऑफ द मतलब कार्बन न्यूट्रल कंट्री वो है, नेट ज़ीरो इमिटर में आती है। क्योंकि यहाँ पे मतलब वो CO2 ज़्यादा इमिट करने से ज़्यादा मतलब क्या करते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ पे कुछ और दी गई हैं बातें कि currently being advocated by, ये वाला important है पैसेज। The Paris Pact does not advocate undifferentiated uptake of net zero target across developed and developing countries as currently being advocated by many, in particular the US and UK. तो rather the emphasis of the agreement on equity, sustainability, development, poverty eradication suggest thoughtful balancing होनी चाहिए जो भी विकासशील और विकसित देश है उन दोनों के बीच में। और मिड सेंचुरी नेट जीरो टारगेट फ्रॉम इंडिया वुड सिग्नल दैट इट डज नॉट नीड द बेनिफिट ऑफ द caveats दैट इट इज नेगोशिएटेड इन द पेरिस एग्रीमेंट, है ना। तो ये है कि मतलब जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है उसके लिए रेडी रहना होगा उसको अबैंडन करने की। और क्योंकि हमें देखो हमारे एक अपना कंसर्न है वो भी कंसिडरेबल है, हम डेवलपमेंट भी करेंगे, है ना। और हमने ये भी बोला है कि ज़ीरो एमिशन बाय 2050 तक होगा, गिवन दैट और इमिशंस आर स्टिल राइजिंग हमारे, क्योंकि डेवलपमेंट जब हो रहा है कंट्री में तो हमारे इमिशन अभी भी राइज कर रहा है। So we can not rule out the possibility that are not fully thought through mid-century net zero target। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, हाउ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम हैज़ वर्कड सो फार एंड वाई इट हैज़ बीन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो 2017 का जो यूनियन बजट था उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात की गई थी। इंटरेस्ट फ्री बैरियर ये होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो और मतलब एनॉनिमसली मतलब इसमें कोई नाम वगैरह नहीं लिया जाता कि किसने डोनेट किया है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बायर की भी नहीं होती है, पेई की भी नहीं होती है। एंड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ द पॉलिटिकल पार्टी इज प्रेज्यूम टू बी इट्स ओनर, ठीक है। तो बॉन्ड जो होते हैं सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं 1000 10,000 1 लाख 10 लाख रुपीज़ 1 करोड़ के मतलब मल्टीपल्स में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही अभी एक ऑथराइज बैंक है जो इसको सेल करता है। सो डोनर्स जो है इनको बाय कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली सेल कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं बॉन्ड टू पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले ये होता था कि मतलब अगर 20,000 से ज़्यादा रुपए कहीं पे आए हैं किसी के कंट्रीब्यूशन आया तो वो क्या करना है, उसको आपको
देखना होगा, मतलब बताना होगा कि ये कहाँ से मिला है, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा हो गया है कि कहीं से भी मतलब पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो ये एनोमिनिटी की वजह से फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी पिटिशन सीकिंग टू स्टे दिस सेल ऑफ फ्रेश इलेक्टोरल बॉन्ड्स एड ऑफ असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, पुडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि देर इज नो जस्टिफिकेशन टू स्टे द करंट सेल, द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फिल्ड इन 2017 इज स्टिल पेंडिंग। सो इसीलिए मतलब मेन इसको एनोनिमिटी की वजह से यहाँ पे चैलेंज किया गया है, क्योंकि अब ये क्या क्या कर रहे हैं, ₹20,000 जो थे पहले वो डिस्क्लोज करते थे डोनर्स कौन है, किसने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन्स का राइट है, राइट टू नो, तो उसको क्या कर रहा है, मतलब इन्फ्रिंज कर रहा है ना, क्योंकि अब ये अनअकाउंटेबल हो गई है पॉलिटिकल पार्टी। तो ये यहाँ पे यही था कि इसराइल शैडो वॉर विद इन ईरान मूव्स आउट टू सी, और मेडिटेरियन सी या रेड सी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। ताइवान रिपोर्ट्स लार्जेस्ट एवर इनकर्जन बाय चाइनीज एयरफोर्स, चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जो जोन में उन्होंने एंटर किया, है ना। और ये तब हुआ क्योंकि ताइवान और यूएस ने एक पैक्ट साइन किया था, फर्स्ट एग्रीमेंट उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तो मतलब जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन का, कि कोस्ट गार्ड वर्किंग ग्रुप कोऑर्डिनेट पॉलिसी सेटअप करेंगे, तो तब चाइना को पसंद नहीं आया। तो ये बासी चैनल मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, विच सेपरेट द आइलैंड फ्रॉम द फिलीपींस एंड ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो फिलीपींस को अलग करता है वो ताइवान से। एंड ये क्वेश्चन के आप आंसर बता सकते हो। भारत 2020 भारत 22 स्कीम समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंक्रीज मैरीटाइम लैंड एंड सिक्योरिटी ऑफ कोल, मतलब किससे रिलेटेड है आप बताना, ठीक है। ग्राम उजाला स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज अबाउट, किस चीज़ से रिलेटेड है, स्कीम, ग्राम उजाला स्कीम। देन वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, अभी वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा रिवर लिंकिंग जो वाटर था, केन बेतवा लिंक है ना, ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इससे ये क्वेश्चन एक आ सकता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट, मिशन काकतिया कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है सुजलाम सुफलाम अभियान, जल जीवन हरियाली जल ही जीवन, तो ये कहाँ पे आप बता सकते हो। देन अभी सीजीआई से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि सीजीआई अपॉइंट किए जाएंगे, मतलब न्यू सीजीआई जो अभी जस्टिस बोबड़े हैं उन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस एन वी रमन्ना को, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द नेक्स्ट सीजीआई, है ना। तो मैंने मतलब 48th CGI होंगे ये 24 अप्रैल से, और 26 अगस्त 2020 तक ये CGI रहेंगे इंडिया के। देन अपॉइंटमेंट ऑफ CGI 124 में होता है, ठीक है। 124 ऑफ आर्टिकल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट्स द CGI, बट देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस। तो CGI शुड बी दे, बस इनको क्या होना चाहिए, सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। एंड लॉ मिनिस्टर सीक करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ द आउट गोइंग CGI फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू CGI एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। 124 क्या कहता है का क्लॉज 2, कि कंसल्टेशन होना लेना ज़रूरी होगा अदर जजेस का, ठीक है। और लॉ मिनिस्टर देन पुट्स अप रिकमेंडेशन टू प्राइम मिनिस्टर हु विल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट। और सीनियरिटी का मतलब मेन मुद्दा है यहाँ पे। बाकी कोलेजियम आपको पता होगा, जिसमें कि कोलेजियम ही होता है और वो पूरा अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो CGI रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। आर्टिकल 124 क्या कहता है, 4 ए सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग CGI कैन बी मूव्ड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो इम्पीचमेंट के थ्रू। अब इनको मास्टर ऑफ रोस्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन्हें बोला जाता है। एडजुडिकेटरी रोल इनका होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये होते हैं कोर्ट के। और इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी द चीफ जस्टिस एक्सरसाइज द प्रेरोगेटिव ऑफ एलोकेटिंग केसेस ऑफ पर्टिकुलर बेंचेस, की बेंचेस को मतलब देना, केसेस को सौंपना, है ना। तो ये भी ये करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस दैट विल हेयर अ केस, तो कितने कौन कितने केस करेगा, सुनेगा, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।